वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, आज हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर एंकर से, जो कि आज हमें न्यू पाकिस्तान की इस जर्नी पर ज्वाइन करने जा रही हैं, न्यू पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रही हैं। ज़रियाब राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यू न्यूज़ पर क्रिकेट का सुल्तान प्रोग्राम भी करके आ रही हैं। आप सब इन्हें देखते भी रहे हैं, इन्हें पसंद भी करते रहे हैं, और आज से ये मेरे साथ को होस्ट करने जा रही हैं न्यू पाकिस्तान। ज़रियाब, कैसी हैं आप? थैंक यू, और इंशाल्लाह एक अच्छी जर्नी होगी, बहुत अच्छी हूँ। लेकिन वो जो मोस्ट सीनियर वाला था ना, वो कुछ ज्यादा हो गया है, वो इतना हजम नहीं हो रहा। सीनियरिटी उस कैपेसिटी में कहा जा सकता है कि एक टाइम हो गया बहुत सारे फॉर्मेट्स को काम करते हुए। एक लंबी जर्नी है, डिफरेंट चैनल्स में काम 11 साल की जर्नी है। 11 साल हो गए, तो 11 साल में भी अगर मोस्ट सीनियर नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? नहीं, जब हम अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं तो वहां पे डर लगता है। चैनल्स में आपने काम किया, डिफरेंट शोज किए, तो कभी ये सोचा था कि मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा? मेरे ख्याल में जिस दिन मैंने यहाँ पे पहला कदम रखा था ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे अनवार के साथ प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन अनवार एक अच्छे होस्ट इस लिहाज से, कंटेंट तो बाद में मैटर करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपके को होस्ट की केमिस्ट्री कैसी है। तो मेरे ख्याल से जब हम लोग प्रोमो पर थे तो उस वक्त मुझे आइडिया हो गया था अपने को होस्ट की बॉडी लैंग्वेज देखे कि मुझे इतना टफ टाइम नहीं देगा, बहुत वेलकमिंग होगा, और हम प्रोग्राम को इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से, और ये हमारा पहले से डिसाइडेड था कि हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं था, ये डिसाइड था नहीं, लेकिन फिर भी था, आपने मेरी तारीफें करनी, मैंने आपकी तारीफें करनी है। ठीक है, चलें जी, प्रोग्राम का फिर आगाज करते हैं, और सबसे पहले हम शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ऑस्ट्रेलिया छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, भारतीय ख्वाब चकनाचूर। फ्री फलस्तीन शर्ट पहने शख्स की ग्राउंड में एंट्री, कोहली हैरान। अमरीकी सफीर की मुलाकातें जोड़ तोड़ शुरू, इलेक्शन 2 माह की दूरी पर। हमारे कॉलेजेस को नेशनलाइज ना किया जाए, सदर पामी। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने देखी, और अब तक की जो टॉप स्टोरीज है मेरे ख्याल से उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियंस को रात को नींद नहीं आई होगी। कैसे श्रीलंका को इन्होंने शिकस्त दी थी टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप को जिस तरीके में हमने साउथ अफ्रीका को देखा, हमें था कि वो रात भर नहीं सो पाए होंगे, लेकिन फाइनल ऐसी टीम हार जाए तो सोचिए वहां के रहने वालों की क्या हालत। बिल्कुल, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान हारेगा, और इतनी बुरी तरीके से हारेगा। वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि नाकाबिले शिकस्त रहने वाला भारत फाइनल मुकाबले में जिस तरह से ढेर हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि छठी मर्तबा वो क्रिकेट के आलमी चैंपियन बन गए हैं। कल जो मनाजिर हम देख रहे थे, और पैट कमिंस ने जो कहा वो पूरा करके भी दिखाया कि सबसे ज्यादा जो खुशी की बात उनके लिए होगी वो इस क्राउड को चुप करवाना होगा, जो कि हमेशा हमने देखा पाकिस्तान के मैच में भी किस तरह से बाबर आजम के खिलाफ भी नारेबाजी करते रहे हैं, और पैट कमिंस ने फिर यही कहा कि फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, और जो कहा करके दिखाया। इरफान पठान भी खासे हमें पुरजोश नजर आ रहे थे जब अफगानिस्तान ने मैच जीता था और पाकिस्तान को हराया था। तो मेरे ख्याल से कभी एक होता है ना कि अंदर सी आपसी सी खुशी होती है, तो वो कल पाकिस्तानियों को न सिर्फ थी बल्कि मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका वाले भी खुश हो गए, श्रीलंका वाले भी खुश हो गए, सबके बदले उतार दिए पैट कमिंस ने। बिल्कुल ऐसे जो मीम्स हम देख रहे हैं ना बन रही सोशल मीडिया पर, तो एक मीम में लिखा होता है कि इरफान पठान ने तो सर्फ खा लिया। तो इस तरह की मीम्स भी बन रही थी। जितना पुरजोश हमने उन्हें देखा था जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, तो वो कुछ वो जो जेलसी थी ना वो नजर आ रही थी, फैक्टर नजर आ रहा था उस भंगड़े में, वो नजर आ रहा था। ऐसा ही, और वैसे भी थ्रू द टूर्नामेंट हमने ये देखा कि बहुत सारी जो प्रोफेशनल जेलसीज है ना वो इस टूर्नामेंट में निकल कर बाहर आई। इससे पहले तो हम अपने मुखालिफ इंडिया को समझा करते थे, लेकिन पहली बार हमें एहसास हुआ कि वो अफगानिस्तान के जिसको पाकिस्तान ने बहुत बैक किया है, चाहे उसके फाइनेंसेस हो, चाहे उसके इंटीरियर मामलात हो, पॉलिटिकल पॉइंट, एग्जैक्टली वहां पर आके अफगानिस्तान जैसी टीम का पाकिस्तान के लिए इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज और इस किस्म की स्टेटमेंट्स का सामने आना, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन डेफिनेटली ऐसे, और कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया की जो फतूहात का सिलसिला है वो भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से 1987 में वो जीते, 1999 में जीते, 2003 में जीते, 2007 में जीते, 2015 में भी वही जीते, और अब 2023 में भी वही जीते। तो हम लोग शायद उनके टाइटल गिनने ही आज बैठे थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम से एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि हम 1992 की भी हिस्ट्री को कभी ना कभी रिपीट करें वनडे क्रिकेट
क्रिकेट में, तो जो वनडे का प्लान लेकर ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है वो प्लान किसी और टीम के पास क्यों नहीं है? और अगर बात करें जैसे साउथ अफ्रीका को कहा जाता है कि ये चोक कर जाते हैं, तो अब तो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान चोक कर जाता है हर बार। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के, क्योंकि कल भी जब हम लोग बात कर रहे थे ना क्रिकेट का सुल्तान में, तो सबके लिए फेवरेट ऑलमोस्ट इंडिया ही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में कम बैक किया 2 मैचेस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद फिर उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा, और यही अच्छी टीमों की निशानी होती है। और अभी भी कुछ देर पहले जब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगे थे तो हमारे प्रोड्यूसर भी यही कह रहे थे कि आने वाली जो अगली ऑस्ट्रेलिया सीरीज है और उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप आएगा, तो मेरे ख्याल से हैट्रिक हो जाएगी। और जो कल का हमने ये टूर्नामेंट देखा, फाइनल देखा, उसमें 2023 के फाइनल में भारत ने 241 रन का टारगेट दिया था, जो कि अब तक का बहुत कम टारगेट है अगर जो इंडिया की तरफ से देखा जाए। अब आपको फिर क्या लग रहा है, आपने पूरा मतलब वर्ल्ड कप ये कवर किया है, एकदम से इंडिया को क्या हो गया 240 रन? मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलियंस, वो बैटर्स जो कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर गए, उनके लिए इंडियन बॉलर्स के स्विंग्स, उनके स्पिनर्स, उनके फास्ट बॉलर्स कोई मैटर नहीं रखते थे। प्लानिंग जो थी वो बड़ी जबरदस्त रही है ऑस्ट्रेलिया की। प्लानिंग ओवरऑल बहुत जबरदस्त रही है। उन्होंने रीड किया, हालांकि मेरा ख्याल अगर इंडिया टॉस जीता शायद वो भी बैटिंग करने ही जाता। ऐसे ही था, ऐसे ही था। पैट कमिंस का ये जो डिसीजन था पहले हमें समझ नहीं आया, क्यों बॉलिंग को चूज किया। उन्होंने शायद उनको पता था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम एक अच्छा टारगेट आराम से चेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस ऐसे भी जीते हैं जिसमें उन्होंने 388 पर आके भी मैच को जीता, और मैक्सवेल तो 201 बना के यार चलते बन गए थे, और अफगानिस्तान की जो हालत 201 रन बनाए थे उन्होंने कोई सिंगल डबल्स नहीं ज्यादा की थी। बहरहाल इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से छठी बार ये टाइटल अपने नाम किया है, इब्तदाई मैचेस में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया हमें स्ट्रगल करता दिखाई दिया, और हम पॉइंट्स टेबल पर भी जब देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया काफी नीचे चला गया था, लेकिन जो कमबैक किया और जिस तरह से फाइनल जीता, बड़ा ही जबरदस्त सफर रहा उनका। बिल्कुल आपने सही कहा, ये फाइटिंग टीम थी और जो वर्ल्ड कप जीते हैं, आई थिंक ऑल क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए। लेकिन ये ना भूलिए कि वर्ल्ड कप के अंदर ये वाहिद वर्ल्ड कप है कि जिसके अंदर एक टीम ने अनडिफीटेड थ्रू आउट अपनी जर्नी की है, वो है इंडिया। इंडिया ने हर एक को हराया, ठीक है, इस दिन कल हार गए, और इसी का नाम है गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। ऑस्ट्रेलिया ने टोटली उसको डोमिनेट किया। वो तो इस तरह लग रहा था कि नेट प्रैक्टिस है। इंडिया की वो एंथुसियाज्म जो हमने पहले देखी बाकी टीमों के आगे, वो कल नहीं थी, क्योंकि प्रोबेबली आई थिंक मे बी उन्होंने 200 आई थिंक दे शुड हैव डन एटलीस्ट अबाउट 350 रन्स, तो वहां कोई गेम बनती। तो इनके जो बैट्समैन थे उन्होंने पूरा शुरू से डोमिनेट करने की कोशिश की, एंड आई थिंक यहाँ ये प्लॉट अपना लूज कर गए। प्रेशर भी होगा, इनका सारा क्राउड था उधर अहमदाबाद के अंदर, और आपने देखा कि ग्राउंड टोटली फुल, एंड व्हाट आई थिंक क्लाइमेक्स फॉर द वर्ल्ड कप। रिगार्डलेस जो भी खेले, तो आपने एक बहुत बड़ा क्राउड देखा क्रिकेट का। क्रिकेट बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं इंडिया से ये कभी नहीं छीनूंगा कि भाई उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी। आज हार गए, कोई पड़ गया, बट दे परफॉर्म रिमार्केबली। एक मैच आपका ऑफिस में एक दिन खराब हो जाता है, 6 दिन सारे नहीं होते ठीक, तो हो गया। But at the end of the day, I think India should be, they should be happy कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो उनकी विनिंग स्ट्रीक थी थ्रू आउट 10 मैच, I think that was fantastic. So, लेकिन फाइनल के अंदर वो कहते हैं ना, when the push comes to a crunch, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी छठा ये अपनी जो कप है वो उठा के ले गया। So रेकॉर्ड के अंदर ये जरूर आएगा, ऑस्ट्रेलिया विनर ऑफ 6 टाइम्स वर्ल्ड कप। डेफिनेटली। अच्छा पीछे मीर साहब, हमने यहाँ पर ये भी देखा थ्रू द वर्ल्ड कप के जब साउथ अफ्रीका के हवाले से भी बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि ये चोकर्स हैं, जबकि न्यूजीलैंड के बारे में ये कहा जा रहा था कि अगर ये सेमी जीत गए तो मुमकिन है कि ये फाइनल भी जीत जाएंगे। लेकिन इंडिया से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये भी चोक कर जाएंगे अपनी हिस्ट्री को, मतलब हमने देखा है कि सेमी में पहुंचने के बाद या फाइनल में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं ये लैग कर जाते हैं। तो यही एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर ऐसे लग रहा था कि नहीं इस बार अपने 10 मैचेस जीतने के बाद 11 मैच मुमकिन नहीं है कि इंडिया हार जाए? ये अनफॉर्चुनेटली जो हम यूज करते हैं ना वर्ड चोकर, ये आप कहें कि ये इतनी अनसर्टन गेम होती है कि यहाँ हारते आप जीते आप हार जाते हैं। ये इसी का नाम है क्रिकेट। ये लेवलर है,
एक मिनट में हीरो, दूसरे मिनट में जीरो। न्यूजीलैंड को हमने देखा कहां तक नहीं वो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन वो डार्क हॉर्सेस थे, वो गिर जाते हैं और कहीं आते हैं वो जीत जाते हैं। अफगानिस्तान देखो इमर्ज किया, वेरी वेल डन अफगानिस्तान जो आपने खेला। और आई थिंक ये क्रेडिट लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, लेकिन उनकी जो विल है दैट वाज सुप्रीम। लेकिन हमारे कोचेस ने इंतजाम हो गए, ठीक है, ट्रेन किया, बताया। सो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस ऑल अराउंड, एटलीस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है मीर साहब, जिस तरह से आप प्रेशर के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे, जो हम देख रहे हैं क्राउड का प्रेशर भी रहा अहमदाबाद में जब पाकिस्तानी टीम भी खेली थी हिंदुस्तान के साथ, तो बड़ा प्रेशर वहां पर बिल्डअप हो चुका था। तो आप क्या देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, कोई भी चीज उनकी फेवर में तो नहीं थी। ग्राउंड पर, अपने होम ग्राउंड पर तो इंडिया ही खेल रहा था, क्राउड का सपोर्ट भी सारा उन्हीं के साथ था। तो पैट कमिंस ने जो कहा था कि हम इन्हें चुप कराएंगे पूरे क्राउड को, उन्होंने करा के दिखाया। देखो, ये जब हम कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर नहीं था, बिल्कुल उनको प्रेशर था। हर टीम को प्रेशर होता है, इंडिया कोई आम टीम नहीं है, लेकिन प्रेशर को हैंडल कर लिया उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से। ना, उनका जो प्रेशर है वो कुछ और है, हमारा और हिंदुस्तान का प्रेशर कुछ और है। हमारी वो जितना यॉर्कशायर, लैंकाशायर और ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड की सीरीज होती है, हमारा वैसा है हिंदुस्तान की। हमारी एक प्रोफेशनल क्रिकेट राइवलरी है। तो उस लिहाज से जो इंडियन क्राउड है वो नेचुरली इंडिया को सपोर्ट करेगा। वो इधर आते हैं, 79 में जब आए थे हमारे पाकिस्तानी जरा बड़े दिल के हैं, वो इंडिया को भी अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान को भी सपोर्ट बिल्कुल पाकिस्तान को करते हैं, लेकिन वो इतना बायस्ड नहीं है जितना इंडियन क्राउड है। लेकिन उसके अंदर आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते, उनकी टीम है। ऑस्ट्रेलिया जाती है इंग्लैंड के खिलाफ, जबरदस्त किस्म के पौमी लगे होते हैं, और इधर आते हैं, इधर उनके खिलाफ होते हैं। सो ये खिलाफ नहीं होता है, ये एक आप कह लो अच्छी इन राइट स्पोर्ट्समैनशिप, ये एक आप कह लो कि गैलेंट्री होती है एंड फ्रेंडली राइवलरी होती है। अच्छा, ये बताइएगा पीजे बीर साहब, हमने ये भी देखा कि इंडिया ने जब चेज किया श्रीलंका के अगेंस्ट तो 54 पर उन्होंने उनको ऑल आउट कर दिया। इसी तरह साउथ अफ्रीका को जब चेज करने के लिए गए तो वहां पर भी कुछ 80+ का स्कोर था, सारे आउट हो गए। कल जब हमने देखा कि शामी से नया बॉल करवाया गया, रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी आपको ठीक नजर आई या बहुत जल्दी वो शामी पर इन्हिसार करके उन्हें सामने ले आए? देखिए, शामी ने पिछले मैचेस में अच्छे गेंद किए थे, नो डाउट, लेकिन आई वुड हैव परसिस्टेड विद बुमराह गेंद मूव करता है, और उसका आपने पिछले मैच में देखा, लेट उसका सीम होने लगा था, और उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसका हाई आर्म एक्शन है। हाई आर्म एक्शन के साथ कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट आ जाती है। ये अपना जो शामी को जो लेके आए आप, शामी आगे आके गेंद मारता है और उसके अंदर उसको लेट स्विंग मिलती है, बुमराह को जाती है ऑफ द विकेट। और इसके लिहाज से आई थिंक उसने एक मिस्टेक कर दी, लेकिन देखो ये मिस्टेक हो जाती है जब विकेट नहीं होती है। वो 2 उठा लेता है विकेट्स, बड़ी अच्छी चीज, जबरदस्त। तो क्रिकेट के अंदर नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो मेरे साहब कप्तानी की बात कर लेते हैं। पैट कमिंस की कप्तानी में, रोहित शर्मा की कप्तानी में कल आपने क्या डिफरेंस देखा? देखिए जी, रोहित शर्मा वाज अ लिटिल बिट बिविल्डर्ड। वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा परेशान लगा है, बिकॉज ये पहला मैच है जिसके अंदर दे वर एक्चुअली अंडर प्रेशर। बाकी तो मैचेस के अंदर नहीं थे, वो बिल्कुल खेलते रहे। और कमिंस जो है वो बड़ा काम कलेक्टेड, और वो खेलते ही सारी इनकी ऑस्ट्रेलियन रूल्स कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जब आप क्रिकेट खेलते हैं वहां बड़ा प्रेशर होता है। वहां लीग क्रिकेट के अंदर मैं तो खेला रहा हूँ टेस्मेनिया में, वहां ऑर्डिनरी लीग क्रिकेट आप कहीं भी खेल लो, बहुत प्रेशर होता है। तो वो उस प्रेशर से बढ़ के जब वो इंटरनेशनल फील्ड्स में आते हैं, उनके लिए प्रेशर इतना नहीं होता। हाँ, उनकी जब टाइज होती हैं इंग्लैंड के साथ, फिर उनका वहां भी प्रेशर होता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट विनिंग द एशेस। तो यहाँ आई थिंक जिस तरह अभी आपने पहले भी सवाल किया था, वो ये जितना बड़ा क्राउड होगा, उनके भी मेलबर्न MCG जाके देख ले, बहुत बड़ी ग्राउंड है, ग्राउंड फुल होते हैं। ये लोग खेले हुए ऐसी जगह पे और रेगुलर खेलते हैं, तो प्रेशर आता है, हर एक पे आता है, लेकिन प्रेशर को ओवरकम करना एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट इज द आंसर।
वो आई थिंक रोहित ने नहीं किया, कल किया। तो फिर प्रेशर आपने देखा किसका रोहित शर्मा पर पीजे मीर साहब? उनके अपने क्राउड का, क्योंकि उनके क्राउड से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब कोई दूसरी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है क्रिकेट स्टेडियम में तो उनकी खुशी उस तरह से दीदरी नहीं होती। स्पेक्टेटर्स को जिस तरीके से चैंट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए क्रिकेट को, फैंस हमें उस तरह से नजर नहीं आते। एक चौका या छक्का लगने की देर होती है और ऐसे लगता है कि जैसे स्टेडियम में कोई सांप सूंघ गया है। ये वाला प्रेशर टीम लेगी और अपने फौजी खुद ही गिरा दिए। ये जो है ना, बड़ा आपने टेक्निकल सवाल किया। देखें, कोई भी टीम हो, आप अगर वो चौका मारते हैं, छिक्का मारते हैं, आप उसको सराहे, उसको तालियां दें। ये नहीं करते। पाकिस्तान के खिलाफ यही हुआ है। पाकिस्तान ने उसने उसने हमारे कैप्टन बाबर ने 50 भी किया, कोई किसी ने दैट इज बैड। और यही वजह है कि ये टीम्स के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। वो कहते हैं देखो वहां ताली बजी, यहाँ नहीं बजी। और यही चीज है कि आप देखते हैं कि जब आप इनको तालियां मारते हैं ये उठ जाते हैं, नहीं मारते हैं नहीं उठते हैं। अगर आपको याद हो, जब डेनिस लिली बॉलिंग किया करता था तो उसके ली लगे होते थे, पीछे शोर हुआ करता था। तो ये जो चीज है ये कई दफा डिट्रीमेंटल भी होती है आपके मोरल के लिए, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि जब टीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो। सो इसमें क्राउड का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन याद रखें कि अंदर को परवाह नहीं करता कि कितने लोग हैं, कि क्या है। आप क्रिकेट खेलते हैं, और वो जो क्रिकेट खेलता है और क्राउड की परवाह नहीं करता है, वो ज्यादा आप देखोगे कि एक का मंझा हुआ क्रिकेट नजर आता है। एक ने तो ये ग्लेन मैक्सवेल ने तो क्रिकेट की हिस्ट्री चेंज कर दी है। खड़े खड़े वो कहते हैं जी फुटवर्क ठीक नहीं। फुटवर्क कहाँ था? खड़े खड़े उसने एटे मारी है। इस तरह गोल्फ खेल रहा है वो। तो क्रिकेट की उसने सारी, आप कह लो कि थेरीज भी खराब कर। ठीक है मीर साहब, अब जानना चाहेंगे वर्ल्ड कप को इस भारत में होने वाले इस वर्ल्ड कप को आप किस तरह से देख रहे हैं? ओवरऑल आप क्या समझते हैं किस तरह का वर्ल्ड कप रहा? क्योंकि कंट्रोवर्सीज तो डे 1 से ही स्टार्ट हो गई थी। जो हमारी प्रेजेंटर थी ज़ैनब अब्बास, उनके हवाले से कंट्रोवर्सी आई, उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। राणा टुंगा ने जिस तरह से कहा कि जय शाह इंडिया में बैठकर श्रीलंकन क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं, श्रीलंकन बोर्ड को तबाह करने वाले वो हैं। फिर हमने देखा बॉल टैंपरिंग के हवाले से, पिच टैंपरिंग के हवाले से जिस तरह की इत्तलात आई, पाकिस्तानी शायकीन को हिंदुस्तान नहीं जाने दिया गया। जर्नलिस्ट जो थे वो आधा जब वर्ल्ड कप हो गया तब उन्हें परमिशन मिली। इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? डीआरएस पर बड़ी तनकीद होती रही। ये होना नहीं चाहिए। एंड में तो अभी आप देखें वकार यूनुस पे आ गया था, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने ये इसने क्यों ऑन एयर बात की है। और भाई ये कमेंटेटर्स हैं, ये जो मर्जी कहें, आप इनको सुनो, इनके एनालिसिस होते हैं। व्हाई डू यू वांट टू मेक इट पर्सनल? ये ज़ैनब के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। और भाई वो बायस बात नहीं कर रही है, वो टोटली न्यूट्रल बात कर रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गो एंड आप अपने देखो, सबसे पहले तो उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट को वीजे नहीं दिए इंडिया के अंदर, लेट सबको किया। हमारी क्रिकेट टीम को बड़ा देर से वीजा इन्होंने दिया। ये हिंदुस्तान की वो कहते हैं ना चीपनेस है ये। और ये क्रिकेट बोर्ड को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, इनके बीसीसीआई को, इनके जो मिनिस्ट्रीज है ना बीजेपी, ये लोग बड़े तंग धमाके, छोटे धमाके, बेचारे जमीन पे जो गंडेरी भी बेचता है वो भी एक मैं समझता हूँ उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। ये तो पता नहीं क्या मच्छर क्या बेचने वाले बोर्ड के अंदर आ गए। दे हैव नो लेवल, they have no class and they have no पीजे मीर साहब, हमने ये भी देखा था जिस वक्त ये आईसीसी और बीसीसीआई के हवाले से पाकिस्तान ने भी इस मामले को टेकअप किया था, तो उस वक्त आईसीसी ने भी यही कहा था कि ये हमारी पॉलिसी के अंदर नहीं आता है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ही देखेगी। आपको नहीं लगता कि आगे चलकर पॉलिसी मेकर्स को, मैं पीसीबी की पॉलिसी मेकर्स के हवाले से बात कर रही हूँ, कि ऐसा रोल डिफाइन करें कि हमारे जर्नलिस्ट को और हमारे वो लोग जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, जो हमारे फैंस हैं, जो जाके क्रिकेट को देखना चाहते हैं, उन्हें वीजे बर वक्त मिल जाए? ये तो फिर आपने वो सवाल किया जो कि आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। इनकी थिंकिंग ही नहीं है बोर्ड वालों की। ये lastminute.com, ये उस पर सोचते हैं। भाई तुम्हें चाहिए था कि पहले जो तुम्हारा ये मीडिया का है, जो भी इंचार्ज तुमने लगाया है, ये जो भी लगाए हैं, इनका काम था कोऑर्डिनेट करें, या डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, इसका काम है कि जाके आप करें। इन्होंने बिल्कुल नहीं की। और ये जो सारी मुसीबत है, हम दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते। आप पहले अपने घर को ठीक करो, हमारा घर ठीक होगा, अगले के साथ हम टैकल कर लेंगे। यही वजह है कि हमारा जो घर है वो इतना टर्मोइल में है, तो ये लड़के क्या खेलेंगे?
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और इनामी रकम जो है वर्ल्ड कप में अगर हमें मिल जाती थोड़ी-थोड़ी सी बताई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉलर्स में है, आपको पता है ये रकम तो 1 करोड़ अमरीकी डॉलर्स, यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपयों की बात करें तो वो तो फिर तकरीबन 3 करोड़ रुपए के करीब, क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉलर जिस तरह से फ्लक्चुएट होता रहता है, तो 3 करोड़ के करीब ये रकम बन जाती है। और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाली टीम है उसको 40 लाख डॉलर मिल रहे हैं। ये भी अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो 1 अरब 15 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम बन जाती है। और रनर अप टीम को 20 लाख डॉलर यानी कि 57 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए से जाहिद मिलेंगे। वैसे कितना अच्छा लगता है ना। इसके बाद तो मैं भी वैसे ये सोची थी ट्रांसमिशन खत्म होते होते क्रिकेटर ही बन जाते लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है मेरा ख्याल है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। न्यू पाकिस्तान। जनाब एक बार फिर से जरा डिस्कस कर लेते हैं वो जीत जो कि भारत के नाम नहीं हो सकी और भारत में जारी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनली इख्तिताम को पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ये हो चुका है। और इंडिया में होना ये वर्ल्ड कप शुरू से तनाज़ात का शिकार रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते रहे हमने ये देखा कि कंट्रोवर्सीज भी मजीद बढ़ती ही चली गई। भारत ने मुसलसल मैच जीते तो साथ ही साथ टॉस भी मशकूक करार दिए गए और फिर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के पास जब टॉस के लिए सिक्का जाता तो वो टॉस को दूर फेंकते और मैच रेफरी जाकर भारतीय कैप्टन को टॉस जीतने की खुशखबरी देते। कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आई। जो खबरें सामने आई वो मनाजिर भी हमने देखे जो कि हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जिस तरह से मुखालिफ टीम का कप्तान है वो ये देख ही नहीं पाता था कि सिक्का किस रुख पर गिरा है। और बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले पीजे मीर साहब से भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स वहां पर जाकर मैचेस नहीं देख सके हैं। और बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो कि इंडिया की इस मोनोपोली की वजह से जिन पर इफेक्ट भी आया है। श्रीलंकन जो साबिक क्रिकेटर हैं राणा टूंगा, उन्होंने अपने तहफुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जय शाह जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठकर श्रीलंकन क्रिकेट को, श्रीलंकन बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। जो कि हमने श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह से एशिया कप में एक तरीके से इंडिया ने हराया, फिर वर्ल्ड कप में भी कितने बुरे तरीके से इंडिया ने हराया। तो इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल इस वर्ल्ड कप को? कितना मुख्तलिफ ये रहा, तनाजात से भरपूर रहा? पिच टैंपरिंग की बात करें, बॉल टैंपरिंग की बात करें, शायकीन को जाने नहीं दिया गया, इवन किसी और मुल्क का झंडा भी हमें नजर नहीं आ रहा था। ये एक बड़ा हैरान कुन नंबर था कि किसी और मुल्क का झंडा क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है फलस्तीन का झंडा दिखाई दिया। कल फाइनल में ऐसे वक्त में फलस्तीन का झंडा दिखाई दिया कि जब नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में जो है वो फाइनल खेला जा रहा था, वो खुद वहां पर मौजूद थे और उस वक्त दिखाई दिया। तो ये झंडा दिखाई देने का सबसे ज्यादा खुशी हुई। एज ए मुसलमान हमें एक ऑनर फील हुआ। आप देखिए, मैंने इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कई सरबराहान देखे, जगमोहन डालमिया देखे, श्रीनिवासन देखे, सौरभ गंगुली देखे, बहुत सारे सरबराहान को देखा। अब आप यकीन करें कि जितना नुकसान शायद जय शाह ने क्रिकेट को पहुंचाया, इतना शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया। वहां भी पैसा बहुत था, वहां भी वो अथॉरिटी यूज किया करते थे, वहां भी उनके इख्तियारात दूसरों से ज्यादा होते थे क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा होता था। लेकिन वो खेल को इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाते थे कि इवन टॉस डिस्कस होना शुरू हो जाए, पिच फिक्सिंग पे बात शुरू हो जाए। इस तरह की चीज कभी भी उस दौर में सुनने को नहीं मिली जो जय शाह के दौर में मिली। देखिए, जय शाह साहब के वालिद और नरेंद्र मोदी साहब एक ही जमात के। 3 महीने के बाद उनके आम इंतखाबात हो रहे। लोग बात ये कर रहे थे कि जय शाह उन इंतखाबात के लिए हद से ज्यादा तजावज कर रहे हैं शायद, कि किसी तरीके से इंडियन टीम जीत जाए और एक साथ के साथ वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखें जी, जय शाह के दौर में इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और वन साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को जो 10 मैच जीत के आ रही थी। तो ये सब चीजें फिर खेल का हिस्सा होती हैं। और कल जो ऑस्ट्रेलिया ने गेम खेला, जिस अंदाज से वो कल मैदान में दिखाई दिए, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, उन्होंने भारतीय शेरों को जो अपने घर में शेर कहलाते हैं उनको खुद पैट बना के छोड़ा।
आप देखें कि बाउंड्री नहीं लग रही थी उनसे, वो जो बाउंड्री से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे पिछले 10 मिनट में। वहां पे एक चीज देखने को ये नजर आई कि विराट कोहली के इर्द गिर्द उनकी बैटिंग खेल रही थी। अगर मैं बात करूं बैटिंग जो है वो जो उनकी यंग बैटिंग थी, श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूं या उससे नीचे के की बात कर लूं, सूर्य कुमार यादव की बात कर लूं, तो ये सारे के सारे बैटर्स कल बिल्कुल एक्सपोज हो गए जब अपनी कैरियर का बड़ा मैच खेल रहे थे। वो राउंड मैचेस में हाथ ही नहीं आ रहे थे, वो 70 गेंदों पे 100 रहे थे, लेकिन जहां प्रेशर आया वहां पे वो एक्सपोज हो गए। जी अच्छा, इंडिया बहुत सारे मामलात में एक्सपोज हुआ है थ्रू द टूर्नामेंट। हमने ये भी देखा कि बच्चे कुछ जो हमारे फैंस थे जो कि पाकिस्तान से वहां पर पहुंचे भी, हमने स्टेडियम में देखा कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाना चाह रहे थे, लगाते हुए नजर भी आए, लेकिन इंडियन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जो कि ये वीडियोस, ये चीजें बड़ी वायरल भी हुई मीडिया पर। ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल होते हैं, वो तो अमन के सफीर माने जाते हैं, तो फिर हम लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात खित्ते में किस तरीके से करेंगे नसीम साहब? अब देखिए खित्ते में किस तरह की बात होगी ये तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। आप तो पॉलिटिकल शो भी करती हैं, मैं तो स्पोर्ट्स का आदमी हूँ। लेकिन ये कि जाहिर इसके असरात अच्छे नहीं पड़ते। अगर इरफान पठान जो है वो अफगानिस्तान की जीत पे डांस करते हुए दिखाई देते तो एक इम्पार्शियल नहीं नजर आते, वो पार्शियली दिखाई दे रहे होते। फिर आपने जो इंसिडेंट की बात की थी हमारे एक शहीद को जाके कि भाई वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, तो कह रहे मैं पाकिस्तान, अपने मुल्क को पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आप मुझे बता दें, वो ये सवाल कर रहे थे। और फिर इस दफा क्योंकि वो जयशाह साहब, उनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, तो उनके फॉर्मर प्लेयर्स वो भी जरा थोड़ा से 2 कदम आगे ही दिखाई दिया। आप देखें ना, वीरेंद्र सहवाग स्टेटमेंट देते, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात हो रही है पाकिस्तान जिंदाबाद हमारा नारा है। खुदा ना खास्ता हम भारत के तराने को कोई बात कहेंगे वो हमें खुद अच्छा नहीं लगता, या फिर वो ये मेरे इंडिया कहते हैं हम उसको छेड़ेंगे, वो बहुत बुरा लगेगा। मेरे ख्याल है वीरेंद्र सहवाग से लेके बाकी लोगों को एहसास होना चाहिए कि आप वहां तक खेल को रखें, ममालिक के खिलाफ बात करें कि एटलीस्ट किसी भी मुल्क का तशख्खुस मुतासर ना हो रहा। तो अगर आप जिंदाबाद को जिंदा भाग बोलेंगे तो ये हर्ट करने वाली बात है, क्योंकि एक तरीके से अपनी जो है वो एक अपना तशख्खुस समझता हूँ जिंदाबाद। ठीक है नसीम साहब, अभी जो 2 बड़े इवेंट पाकिस्तानी टीम भी खेल कर आई है, एशिया कप में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो भी हमने देखा, जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल पर जबरदस्ती फिर हमें जाना पड़ा। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी इन तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड कप से जिस तरह से हम हार के आए हैं, अब हमें भी एक रीडेवलपमेंट की तरफ जाना है, अपनी तमाम टीम को दोबारा से बनाना है। और भाई हर इवेंट के बाद होता है कि रीबिल्ड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीबिल्ड प्रोसेस? हमारे मुल्क का रीबिल्ड प्रोसेस ये है कि 3-3.5 साल तक सब दोस्त रहते हैं वर्ल्ड कप के फौरन बाद, और जब वर्ल्ड कप आता है तो हम सब लड़ जाते हैं। ये हमारा रीबिल्ड प्रोसेस है कि जब वो कहते हैं ना कि वो पूरे साल जो है वो चंगे और ईद के दिन जो है वो हमारा ये हाल हो जाता है कि जाके सब लड़ रहे होते हैं और हमारी सूरत हाल एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये बड़े एक अफसोसनाक अमर है। आप उठा के देखें, आप अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देखें कि सब बेहतरीन दोस्त होते हैं, सब साथ चल रहे होते हैं, और वर्ल्ड कप आया और उसके बाद एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं। ये घर के साथ भी हुआ, ये सरफराज के साथ भी हुआ, ये माजी में बड़े बड़े कप्तानों के साथ हो चुका है इस तरीके का कि उन्हें पता होता है कि वर्ल्ड कप के बाद ही तब्दीली होनी है, उससे पहले तो कोई तब्दीली नहीं। तो हम वर्ल्ड कप को ऐसा प्लेटफॉर्म बना के यूज कर रहे हैं कि जो हमारी अना की तस्कीन हो और 25 करोड़ आवाम जाए भाड़ में। लेकिन नसीब साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे ऐसे लेजेंड्स जिनके बारे में हमारे अपने क्रिकेट फैंस ये बोल रहे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमने देखा कि कहां पर बैठकर कौन कौन सा प्लेयर लॉबिंग करता हुआ हमें नजर आया, टीम को किस हद तक क्रिटिसाइज किया गया, कैप्टन को किस हद तक क्रिटिसाइज किया गया। और अब आप देखें अगर बोर्ड में तो हर एक क्रिकेटर बैठा हुआ है। आपको लगता है कि आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को बड़े बड़े ओहदे सौंपने के बाद टीम की परफॉर्मेंस को भी उस तरीके से बेहतर कर पाएंगे? देखिए हर दफा ओहदे चेंज हो जाते हैं, खेलना तो हमारे खिलाड़ियों ने है और उनका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, और खासकर जो आजकल एक एग्रेसिव अप्रोच होती है वो हमारे प्लेयर्स को खुद अपने अंदर लानी होगी। जैसे हम मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम दे रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट।
मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा आपका इंटेंट तो नजर आए, कुछ इरादा तो नजर आए खेलने का। ये बहुत जरूरी है कि जिसको हम बहुत शिद्दत के साथ मिस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हमारा खिलाड़ी अपने 50 के लिए खेलने आ रहा है, वो अपने 50 मुकम्मल होते हैं और उसके बाद फिर टीम किसी भी जगह पर हो वो उसको छोड़ के चला जाता है। हम हमारा पोटेंशियल जो था, जो एशिया कप से पहले दिखाई दे रहा था, हम उस पोटेंशियल पे खेले ही नहीं। रीजन क्या है मैंने बताया खबर भाई, कि ये टीम अगर अपने 100% पोटेंशियल पे खेलती, सब 100% देने की कोशिश कर दे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दिलों में चीजें आ चुकी हैं। किसी मैच में कोई हमारा मेन खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी मैच में वो बिल्कुल ऑफ कलर हुआ है, बिल्कुल ऑफ कलर नहीं हो सकता वो। सिर्फ वाहिद एक साउथ अफ्रीका का मैच था जहां पे हमें लगा कि टीम जलन है और एक दूसरे के लिए पाकिस्तान के लिए खेलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मैच ऐसा था कि जिसमें हमें लग रहा था कि हमने बहुत जान मारी, और जाहिर वो हमारा एक्सेट दिखाई दे रहा था वहां पे। वैसे तो हमारा एक्सेट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद हो गया था, लेकिन ये मैच हारने के बाद तो अब फिर हम बिल्कुल ही रहमो करम पे आ गए थे कि वो उसको हरा दे। आखिर वो कब तक होता है, एंड ऑफ द डे हमें ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन ये कि पाकिस्तान की ये कैंपेन बहुत मायूसकुन रही थी, और मैंने आपको रीजन बता दिया। हमारी इतनी खराब कैंपेन का रीजन हमारे खिलाड़ियों का शायद दिल के अंदर रख के इवेंट में पार्टिसिपेट करना था, और जब दिल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो फिर लेकिन नसीम साहब अभी जो हालिया तब्दीलियां आप बोर्ड में देख रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा मोहम्मद हफीज के हवाले से, वहाब रियाज के हवाले से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, फिर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, और फिर सोशल मीडिया पर जो भी बातें शुरू हो रही हैं उस पर आपका कमेंट बड़ा जरूरी है कि यही दोनों जो हमारे टीम के हेड कोच भी हैं या एज अ डायरेक्टर आए हैं मोहम्मद हफीज, और एज अ चीफ सिलेक्टर वहाब आए हैं, यही PSL में खिलाड़ियों के साथ खेल रहे होंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि अब ये दोनों अगर पाकिस्तान सुपर लीग तक, ये नहीं पता कि ये तीनों पाकिस्तान सुपर लीग तक ये दोनों जिम्मेदारियां निभाएंगे नहीं निभाएंगे, इतनी अनसर्टनिटी पाकिस्तान क्रिकेट में पाई जाती है। लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड ने, इससे पहले बड़ा चर्चा था, आपने देखा होगा खबर भाई के बहुत हमारी जो है ना बहुत ज्यादा चर्चा हुआ करता था। बहुत एक इस वक्त की सूरत हाल जो है ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहले 90s के क्रिकेटर, अब हमें 90s के क्रिकेटर दिखाई नहीं दे रहे। अब हमें 2000 के बाद के क्रिकेटर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद हफीज की आप बात कर लें, वहाब रियाज की बात कर लें, वो आप 90s के एरा से निकले। इंजमाम उल हक आखिरी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी 90s के क्रिकेटर हमें दिखाई दिए। ये बात कर रहे हैं कि हम लेकर आए उन लोगों को कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल चुके हैं, रिसेंट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। देखिए ये सबसे डेंजरस होता है, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, कि वो क्रिकेटर्स जो ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए होते हैं जी। आप 8 लड़के हफीज के साथ भी ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए, 9-10 लड़के पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पेशावर जल्मी के ड्रेसिंग रूम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो भी किए हुए। तो ऐसे में ना बहुत सारी चीजें दिलों के अंदर होती हैं, कुछ ना कुछ, और हम इतने दिल के बड़े लोग नहीं है कि हम पहले अपने मुल्क के लिए फैसला कर जाएं और उसके बाद हम अपनी जात को पीछे रखें। ये हमारे साथ नहीं होता। और एक और बहुत बड़ा तजुर्बा हम मिसबाह-उल हक की सूरत में कर चुके हैं कि जब उन्हें हमने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बनाया था, हेड कोच भी बनाया था, बैटिंग कंसल्टेंट भी बनाया था, और वो बहुत बुरी तरीके से बाउंस बैक किया था हमारा फैसला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। आप ज़हीर अब्बास साहब के मुझे अल्फाज याद है, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मिसबाह को सिर्फ वजीर आजम बनाना रह गया। तो आप को ज्यादा जिम्मेदारियां दे देते हैं, जो हमने बाबर को बहुत अथॉरिटी दे दी थी, उसका नतीजा हमें ये भुगता कि वो अथॉरिटी 4-5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 4-5 खिलाड़ी फैसले कर रहे थे। और फिर जब वो आपस में बिगड़े तो फिर वो जाहिर है वो जो मुट्ठी बनी हुई थी, जब वो खुल गई तो फिर कुछ नहीं बचा था। और वो रिजल्ट हमने नसीम साहब, वो रिजल्ट हमने देखा और उस रिजल्ट का खमियाजा अकेले बाबर में। मेरे एक सवाल है, क्यों भुगते? क्योंकि बहुत सारे, आपको नहीं लगता है कि प्लेयर्स ऐसे भी थे जो कि अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और उनकी परफॉर्मेंसेस पर भी क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब उन्हें खेलनी चाहिए, क्योंकि एक ईगो का इशू आ जाता है। हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ जाते ही नहीं जब कोई वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी कि हमने इस टूर्नामेंट में ये भी देखा कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो मुकम्मल एक्सपोज हो गया, और जो स्पिनर्स हम लेकर भी गए उन्हें भी हमने बेंच से उठाने में जहमत नहीं की।
हाँ बिल्कुल, बेंच पे अब जाहिर सी बात है, बेंच से उठाने में हमें हालांकि हमने कन्विशन जब ले लिया था शाहरुख का, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद था कि हम अबरार को ला सकते हैं। तो इतनी देर कर दी थी, आप देखे ना, आखिर में आपके मैचेस बचे क्या थे, आपको प्रॉब्लम हो गई थी। जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो हमने नहीं किया। देखिए ना, वो बाबर अपने उन दोस्तों को लड़के लेकर गए। अब आप उन दोस्तों को तो बाबर से अलग नहीं कर सकते ना। आपके सिर्फ बाबर ही कसूरवार है, तो अकेले बाबर क्यों कसूरवार है? बाबर का तो सिर्फ कसूर नहीं है, बाबर के तो जो डिसीजन हुआ करते थे उसमें ये सारे लोग शामिल हुआ करते थे। तो अगर मैं देखता हूँ तो आप अभी इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के टूर पे गई है, 9 खिलाड़ी बदल दिए उन्होंने, कैप्टन वही है उनका। उन्होंने नोट कर दिया था कि प्लेयर्स ने उस तरीके से जान नहीं लगी, बाहर बिठा दिया उन्होंने। ये करें आपने, अगर बाबर को कप्तानी से हटाया तो 2-3 प्लेयर्स कम से कम ऐसे जरूर हैं कि जिनको आपको आराम देना चाहिए, क्योंकि इतनी जो इत्तलात आती नहीं है वहां से, इंडिया से या रिसेंट पास्ट में। अब जो हमारे नए आने वाले कैप्टन हैं शाहिद शाह अफरीदी, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बागडोर अच्छी तरीके से संभाल रहे। शान मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपको, नसीम राजपूत साहब अपना वक्त देने के लिए। और प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस के बाद दोबारा स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे, जहां आम इंतखाबात का मामला अब सिर्फ 2 माह की दूरी पर रह चुका है और इस वक्त तमाम जो नजरें हैं वो आम इंतखाबात के इनेकाद पर ही लगी हुई हैं। और हम देख रहे हैं कि बार बार निगरान हुकूमत भी इस बात का काफी मरतबा इजहार कर चुकी है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से होंगे और यही बात इलेक्शन कमीशन गिनत दफा भी दोहरा चुका है। और ऐसे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है वो भी खासा हौसला अफजा है। वो कह ही रहे हैं कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। और फिर पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हर तरह की माहौल में इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी रखती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम बिलावल की स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनके जो ख्यालात हैं वो आसिफ अली जरदारी से हमें काफी मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तो दावा तो आसिफ अली जरदारी साहब यही करें कि आम इंतखाबात में जो पीपल्स पार्टी है वो अक्सरियत हासिल करेगी, तो इसी तरह का दावा नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह भी वो ये कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत से जो हुकूमत बनेगी वो तो मुस्लिम लीग नून की होगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात करीब आते हैं, हम देखते हैं कि मुल्की सियासत में जो अमरीकी सफीर हैं और बरतानवी हाई कमिश्नर हैं वो हमें काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जिस पर काफी तनकीद भी की जा रही है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से अलग अलग मुलाकातें की हैं और बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। जबकि हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसी किस्म की मुलाकातें किसी दूसरी सियासी जमात से होती हैं तो वो मुलाकातें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं। फिर ऐसे में कि जब इलेक्शन 2 माह की दूरी पर हो, अनवर बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मुलाकातों का काफ़ी माइंड किया है, इन मुलाकातों को। और नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो एलामिया सामने आया है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत उन्होंने करार दिया है, मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद किया है। और इस एलामिया में वो ये कह रहे हैं कि ये उसी साजिश का तसलसल है जिसके तहत हमारी हुकूमत का खात्मा किया गया था, जो साइफर PTI चेयरमैन की तरफ से लहराया गया था। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये याद रखने की ज़रूरत है कि यही इसी तरह की मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी इन तमाम सफीरों से करते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल, वो ये कह रहे हैं कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा और मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली और अब यही 2 जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती हमें दिखाई दे रही है। और फिर हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा अगर कहीं पर हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं तो वो है जनाब जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी इस्तेकाम में पाकिस्तान। और कल भी एक नई डेवलपमेंट हमने देखी और उस डेवलपमेंट पे हमने देखा कि अली नवाज साहब जो है वो उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो खासे पसंद
करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। सो लेट्स सी आगे चल के सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन हाँ, ये बात ऑब्जेक्शनेबल है अनवार के 2 महीने रह जाए आम इंतखाबात में, लेकिन वो जो मोमेंटम, वो जो हाइप हमने देखी है माजी में, वो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी है। और इंतखाबात का वैसे लग रहा है कि जो 2024 के इंतखाबात होंगे वो माहौल हमें कुछ ठंडा ही दिखाई दे रहा है। और काफी लोग इसकी रीजन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से एक्टिव नहीं है, उनके जो चेयरमैन हैं वो जेल में मौजूद हैं, उनकी जो बाकी क़यादत है वो दूसरी पार्टीज में मौजूद है, या फिर सियासत छोड़ने पर वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो सियासत से ही दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जो इलेक्शन का माहौल है किस तरह से बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। बलूचिस्तान का जो मार्का उन्होंने सर किया है, उसके बाद अब रुख होगा सिंध की तरफ, फिर केपीके की तरफ, और नए जो अलायंसेज हैं वो भी हम बनते देख रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो अलायंस इस वक्त हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, तो उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफी मुस्तरब दिखाई दी और स्टेटमेंट भी सामने आए, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम तो खुश आमदीद कहते हैं, हम तो कहेंगे कि आप भी अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करते हैं। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह से एतमाद का इजहार आसिफ अली जरदारी करते दिखाई दे रहे हैं, जब रिजल्ट्स आएंगे तो यह एतमाद तब तक बहाल रहेगा या नहीं, वेलकम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले कहा ना कि बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो जरदारी साहब से उस तरीके से मैच करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि वो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं और उसके ऊपर उनकी पूरी पार्टी सर जोड़कर बैठी हुई है कि किस तरह से उन्होंने आने वाले इलेक्शन को विन करना है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग पक्की है कि जनाब उनके कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन एक सवाल बीच में कहीं रह गया, वो ये कि जब नून लीग बड़ी बड़ी जमातों से अलायंसेस कर रही है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लानिंग्स होती हुई नजर आ रही, तो क्या एक आम पार्टी वर्कर की सियासत हमें खत्म नजर होती हुई आ रही है? इस पर बात कर लेते हैं। शौकत पराचर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शौकत साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पराचर साहब, इस वक्त जो हम लोग मुल्क में सियासी माहौल देख रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो 2 महीने रह गए हैं पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात को, लेकिन वो गहमा-गहमी, वो पोटेंशियल, वो मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा माजी की निस्बत। व्हाई सो? जिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं उसमें इसी तरह का ही हमें टेम्पो नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी से निकलकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई ये भी नहीं कहेगा बैठकर कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बाद तो हर कोई सीरियस हुआ। अब एक पॉलिटिकल पार्टी शिकायत करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं, अब हमें जो हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीना गया था अब हमें वापस मिल रहा है। इस तनाज़र में कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान आया वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि इलेक्शन के लिए माहौल बहुत साजगार है, साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत पर भी एतमाद का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी केपी में अपने जलसे जारी रखे हुए थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी तो बलूचिस्तान गए, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, अब उन्होंने सिंध जाना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, फिर MKM बादराबाद भी उनकी पार्टी के लोग गए, तो ये एक मोमेंटम और बढ़ेगा। अभी तो नॉमिनेशन आनी है, अभी तो शेड्यूल आना है, अभी तो टिकट अवार्ड होने हैं, अभी तो फिर जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो क्या करते हैं। तो वो जैसे ही अभी आज 20-21 तारीख हो गई, इस महीने के आखिर तक वो डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होगा, तो मैं समझता हूँ कि जब शेड्यूल आएगा टिकट्स मांगी जाएंगी, टिकट्स जमा होंगी, फिर इंतखाबी बिल्कुल एक लंबा प्रोसेस है जिससे कंप्लीट होने में भी वक्त दरकार है। अच्छा, जिस तरह से अभी इलेक्शन से कबल हम देख रहे हैं कि जो अमरीकी बरतानवी सफीर हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी मुलाकात पाकिस्तानी सियासतदानों से एक मामूल की बात समझी जाती है, तो क्या उन ममालिक में भी ऐसा होता है जो पाकिस्तानी सफीर वहां पर मौजूद हैं, जब अमरीकी इंतखाबात होते हैं तो वहां पर वो मुलाकातें करते हैं सदारती उम्मीदवारों से? हम पाकिस्तानी हर चीज में अपना मतलब लेते हैं, हालांकि ये एक नॉर्म है, ये एक कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल इवन इंडिया में जब हमारा मुकम्मल फुल हाई कमिश्नर वहाँ रेजिडेंट हूँ तो वो भी हुकूमती जमात से भी मुलाकातें करते हैं और अपोजिशन से भी मुलाकातें करते हैं। इसी तरह अमेरिका में आप देख लें, मसूद खान साहब
अगर वो मुलाकातें न करें किसी से तो फिर हम समझते हैं कि शायद हमारे सफारतकार उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बिल्कुल मामूल की बात है। मसलन डॉक्टर असद मजीद खान डोनाल्ड लू से मिले थे, उनके यहाँ लंच था, लंच पर वो बातें हुई जिसे बाद में साइफर आया इधर पाकिस्तान में और फिर साइफर पे कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई और अब भी वो अदालत में अपने बात पर जारी है। तो ये डिप्लोमेसी में मिलते हैं। हाँ, एक बात जरूर है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे कभी अमरीकी सफीर को यहाँ वायसराय कहा जाता था, एक इन्फ्लुएंस होता है किसी एक मुल्क का या दो ममालिक का, तो जो मुल्क का अपना एक पावर बेस होगा और उसकी पावर की कंसेप्शन बनेगी, उस तनाज़र में इन मुलाकातों को देखा जाएगा। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल मुलाकातें हैं, ये रूटीन की मुलाकातें होती हैं। मसलन मुलाकातों की अफवाहें तो फिर जेल के अंदर भी जारी हैं। आपको याद है जब जमान पार्क अभी बिल्कुल आबाद था तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जाकर रात को मिले थे वहां पर। तो ये मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातों में कॉन्टेक्स्ट, चूंकि आजकल पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन है तो ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट जो है वो आजकल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से, वरना हम देखते रहे जब अफगानिस्तान का थिएटर गर्म था तो अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट होता था, या जब यूक्रेन का क्राइसिस आया तो यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट बनता था। मुलाकातें होती हैं लेकिन हालात के मुताबिक उसके सब्जेक्ट्स चेंज होते रहते। अच्छा, हमने ये देखा है शौकत साहब के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी का पावर हाउस है वो अवाम होते हैं। यहाँ पर सबसे तो बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अवाम को निगेट किया जा रहा है, अवाम से थोड़ी सी दूरी इख्तियार किए हुए हैं। बहुत सारे अलायंसेस हो रहे हैं, ऐसे में पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। क्या ये वोट बैंक को तोड़ने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आगे मुस्तकबिल में हमें नून लीग के साथ अलायंस में जाती हुई नजर आएगी? ये बात दुरुस्त है और इस हवाले से उनकी बातचीत भी जारी है और बातचीत जारी भी पोस्ट इलेक्शन अलायंस के हवाले से या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से नहीं, बल्कि अभी इलेक्शन के हवाले से ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इंतखाबी इत्तेहाद होगा, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ या सुनता हूँ कि सीट टू सीट जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, मसलन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी डिस्ट्रिक्ट में नून लीग बहुत ही स्ट्रांग है तो फिर जरूरत नहीं होगी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को अपना बंदा फील्ड करने की। लेकिन फॉर एग्जांपल जिसमें सदरन पंजाब है या नॉर्थ पंजाब है, जहां पर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट रखती है, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्टेबल जिनको हम कहते हैं वो तो बहुत हैं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के पास। तो जहां बहुत इन्फ्लुएंशियल इलेक्टेबल आएगा वहां पर नून लीग थोड़ा पीछे हो जाएगी। तो पंजाब में कम अज कम ये मुझे नजर आ रहा है। हाँ, सिंध की सूरत हाल अलहदा है। सिंध में पीपल्स पार्टी के पास बहुत मजबूत लोग हैं, वहाँ जितना मर्जी को अलायंस कर ले इंटीरियर सिंध में, वहाँ तो कोई नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह परवेज खटक साहब इधर अपनी पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना चुके हैं, वो भी सीट एडजस्टमेंट ही करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इलेक्टेबल जो हैं वो कहीं से टूटकर उस तरह नहीं आ रहे उनके पास जिस तरह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के पास आ रहे हैं। तो पंजाब में लेकिन पराचा साहब, विद इन द पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? आसिफ अली जरदारी के बयानात कुछ और हैं, बिलावल तो कहते हैं लाहौर से वजीर आजम बनने ही नहीं देंगे, चांस तो उन्हें मिलना चाहिए। हर एक लीडर ख्वाहिश कर सकता है ना, हर एक पार्टी ख्वाहिश कर सकती है, और मे बी स्ट्रेटेजी ये भी तो हो सकती है ना कि एक तरफ आप दबाव बढ़ाएं, दूसरी तरफ आप वो करें, उनको कंसेशन दें या उनको लेओवर करने की कोशिश करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये इलेक्शन टाइम है, ये पोस्ट इलेक्शन टाइम नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म जो है कोई प्लान ज़हन में लेकर चलेंगे। ये इलेक्शन टाइम है, आपने भी बंदे तोड़ने हैं, औरों ने भी बंदे तोड़ने हैं। मसलन बलूचिस्तान में जितने बंदे नून लीग ने तोड़े, ये किसी वक्त हम सोच रहे थे कि ये सारे बदूस बंजो समेत ये सारे लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे। हम ये भी
सोचते थे कि जाम कमाल भी पीपल्स पार्टी में जाएंगे। मीर अब्दुल रहमान खितरा का तो पक्का यकीन था, क्योंकि मीर बाज खान खितरा पहले पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। लिहाजा ये जो सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से इमर्ज होती है, फिर लोग अपनी अलाइनमेंट उसके मुताबिक देखते हैं। लिहाजा जो बिलावल भुट्टो दरदारी बात कर रहे हैं, मसलन वो कहते थे कि 90 दिन में जरूर करवाओ, फिर उन्होंने कहा कि चलें 120 दिनों में करवा दें, आपने 10 साल तो नहीं लंबा खींचना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी उसको कह सकते हैं और टैक्टिक्स भी कह सकते हैं। जब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप टैक्टिक्स यूज करेंगे तो फिर वन स्टेप बैक वन स्टेप अहेड होना है। कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन ही है। लेकिन शौकत साहब, मेरा एक सवाल ये भी है, 2013 के इलेक्शन हो, 2018 के इलेक्शन हो और अब आने वाले 2023 के इलेक्शन हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेलियर नहीं है कि उनकी जो सियासत है वो सेनेट तक महदूद होकर रहेगी, उनकी सियासत जो है वो फेडरल तक महदूद होकर रहेगी, उनकी सियासत जो है वो सूबाई हुकूमत तक महदूद होकर रहेगी, लेकिन वो एक तरह से इन तीनों जगह पर सीटें लेने के बावजूद इक्तदार की हुकूमत के लिए कॉन्टेस्ट करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। 266 सीटें कौमी असेंबली की इस वक्त और पंजाब की 141 है। तो बेसिक जो बैटल ग्राउंड बनता है हमेशा वो पंजाब में बनता है। इसलिए पंजाब में जो 2008 के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि जनरल पाशा ने उनको पंजाब में खत्म किया, उनके बंदे तोड़कर वो पीटीआई में भेजे गए सारे और पीटीआई को एक इलेक्टेबल्स की सियासत में वो लेके आए। ये बिलावल भुट्टो के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी को जितना डैमेज किया गया 2013 के बाद, जिस ईरा की आप बात कर रहे हैं, उस ईरा में पीपल्स पार्टी के पास लोग नहीं थे। और अभी भी देख लें 141 पंजाब की सीटें हैं, पिछली जो 2018 में असेंबली बन के आए उसमें टोटल 7 थे, 3 रहीम खान से, 3 मुजफ्फरगढ़ से और फिर मुजफ्फरगढ़ से वो गाड़ी चली तो गुजर खान आके राजा परवेज अशरफ की 1 सीट मिली। तो अगर आप 141 में सिर्फ आपको 7 सीटें मिलती हैं, बाकी तीनों सूबे आप मुकम्मल तौर पे स्वीप भी करके हैं, फिर भी आप सिंपल मेजॉरिटी आपको नहीं मिलती, आप हुकूमत नहीं बना सकते। तो पंजाब की जो बैटल ग्राउंड है दैट्स अ रियलिटी। और इसी वजह से मियां साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर अगर ये कोई सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो दैट विल बी फोकस्ड ऑन पंजाब, बाकी तो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए जो चंक पंजाब का राना सनाउल्लाह इस वजह से तो कह रहे हैं कि हम 125 नशिस्तें निकालेंगे, क्योंकि उनको इस रियलिटी का इल्म है कि जो पंजाब को जीत जाएगा वो मरकज में भी और सूबे में भी हुकूमत बनाया जाएगा। और पंजाब बजाते खुद अगर सूबाई हुकूमत भी आपके पास है तो इट मीन्स ह्यूज रिसोर्सेज। अब मरकज तो जो है वो तो मकरूज रहता है, पैसा तो सूबों के पास आता है और सूबों में सबसे ज्यादा पैसा। लेकिन शौकत साहब, यहाँ पर अनवार सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ही तो ये बात सेंस नहीं कर सके। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, आप समेत बहुत सारे लोग ये बात सेंस कर चुके हैं, स्मेल कर चुके हैं, इस चीज को फील कर चुके हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नून लीग से ही है। मतलब आम इंतखाबात से पहले ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात का फैसला हो चुका है, दिया जा रहा है। बिल्कुल, फिर 144 सीट्स हो या 125 हो, ये मैटर नहीं करती। अगर ये तासुर जैसे अनवार कह रहे हैं दिया जा रहा है, इसको कोई अमली जामा भी तो पहनाना है जी। You have to make numbers। बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि आप और मैं या कोई और कहते रहे लेकिन नंबर पूरे ना हो तो फिर वजीर आजम कोई नहीं बन सकेगा। पाकिस्तान में देखें 2002 में तासर था कि नून लीग हुकूमत नहीं बनाएगी, शरफ की किंग्स पार्टी बनाएगी, वही हुआ। 2008 के इलेक्शन में तासर था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, उन्होंने बनाई। 2013 में नवाज शरीफ के बारे में था कि वही वजीर आजम बनेंगे, वही बने। 2018 तो अभी अभी की बात है, पूरा तासर था कि जी पीटीआई की हुकूमत बनेगी, वही बनी। ये जो हवाएं पाकिस्तान में चलती हैं ना, ये हवाएं उसी डायरेक्शन में लेके ठीक है। लेकिन पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत रही है, जो महंगाई हुई है, वो उसका खुमियाजा भी इन्हें अब भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। न्यू
पाकिस्तान, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जब हम नियो की भी बात करते हैं तो हम तब्दीली की बात कर रहे होते हैं, एक चेंज की बात कर रहे होते हैं। वो चेंज पॉजिटिव हो तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उस चेंज को डाइवर्ट किया जाए अपने मफाद के लिए तो वो हमारे तलबा का मुस्तकबिल, हमारा जो फ्यूचर है उसको दाव पे लगा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज अपने प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से, अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, जो कि लाखों की तादाद में अपनी तालीमी खर्चात बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब एक सहूलत ऐसी है जो उनसे छीनी जा रही है, वो ये है कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए एक बेहतरीन दर्सगाह का इंतखाब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बताते चलें जो फिगर्स हैं, मेडिकल एंड डेंटल के जो तालीमी इदारे हैं उनकी कुल तादाद 176 है, जिसमें से 114 निजी हैं और 62 सरकारी शामिल हैं। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें फलता फूलता दिखाई दे रहा है, तरक्की करता दिखाई दे रहा है, और हर मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जितने इदारे पाकिस्तानी हुकूमत के पास मौजूद हैं उनकी निजकारी की जा रही है, तो निजकारी करने की आखिर ज़रूरत क्यों आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट उन इदारों को सही तरह से रन नहीं कर पा रही है। तो जो मेडिकल के 60% तलबा हैं वो निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस से तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस मौजूद हैं उसमें हस्बे ज़रूरत और जो तलब की बात करते हैं तो नशिस्तों की तादाद भी कम है। अब अगर निजी इदारे इतने बड़े पैमाने पर तिबी तालीम दे रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो हुकूमत अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लेकर आ रही है और इस पॉलिसी से निजी मेडिकल इदारों को अब निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये सिचुएशन है क्या, और सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी अगर गामजन हो जाती है तो इससे आने वाले हमारे करीबी में मुस्तकबिल में क्या मनफी असरात मुरतब होंगे, उस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ, न्यू न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मियां साहब। ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो भी बताएं कि ये है क्या और कितनी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी हमारी मेडिकल इंडस्ट्री पर? देखिए जी, तीन चीज़ें। एक तो मैं सबसे पहले बता दूंगी, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले पॉलिसी का आपको बता दूंगी ये क्या है। ये पॉलिसी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नशेरवा बरकी ने, जो साबका वज़ीर आज़म उनके कज़न नशेरवा बरकी, उन्होंने ये नाफज की थी और ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पहले नाकाम हो चुकी है, फिर इसको बंद कर दिया था। बुनियादी तौर पर जितने भी पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो UHS है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो कहती है कि जी मैं खुद ये दाखिले करूंगी, और उसके साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये कहते हैं कि उन स्टूडेंट की फीस भी हमारे अकाउंट में आए, और फिर हम जो है एक मेरिट बनाएंगे, और उस मेरिट में जिस तरह सरकार के सेक्टर में मेरिट बनता है कि वहाँ चूँकि बिल्कुल फ्री है, सरकार ने पैसे देने हैं और स्टूडेंट ने पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने खुद फीस देनी है और उसने खुद अपना कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करना होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी कहती है कि हम एक मेरिट बनाएंगे और उस मेरिट के मुताबिक पूरे पंजाब में जिधर जिधर स्टूडेंट का नाम आएगा वहाँ पर जाकर पढ़े। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट का मेरिट पूरा आ गया, अगर वो कहता है कि मैं लाहौर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन अगर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत उसका मुल्तान में आ जाता है, तो मुझे बताएं, एक तो उसको रेजिडेंस का मसला है, हॉस्टल फी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, घर से दूर जाकर उसने पढ़ना। अब ये इस पॉलिसी की वजह से तकरीबन जो पहले नाकाम हो चुकी है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें वो फिल नहीं होती, जब सीट फिल नहीं होती तो वहाँ पर आप ज़ाहिर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले वहाँ पर अपने प्रोफेसर की तनख्वाहें देती हैं, उनकी फैकल्टी है, उनका अस्पताल है जिस पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए सालाना लगते हैं उनको चलाने के लिए, अस्पताल भी उन्हें रन करना। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह अब ये मेडिकल की बात करें, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी कह दे कि जी हम भी पूरे प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस हम इकट्ठे करेंगे और अपने अकाउंट में रखेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफर करेंगे। ये लड़ाई एक तो पैसे की है, पैसे की लड़ाई इस तरह है कि यूनिवर्सिटी जो सारे जितने भी फंड इकट्ठे होंगे वो अपने अकाउंट में रख के उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी, बैंक से बात हो चुकी है उनकी, वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, और इसमें वो ये नहीं देख रहे कि ये नाकाम हो चुकी है, और नाकामी के बाद जब ये पॉलिसी दोबारा लागू की जा रही है तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर को दबा करने की एक पूरी गवर्नमेंट सेक्टर अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगाने जा रहा है, पहला सवाल तो ये बनता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट कहां पर कर रहा था जो उनसे ये तमाम हक उनके छीन रहा है। प्राइवेट सेक्टर अगर काम कर रहा है, अरबों में इन्वेस्टमेंट होती है इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को बनाने में, जैसा से मैंने पहले भी कहा कि 500 बेड का अस्पताल भी उन्हें साथ साथ रन करना है, तो फैसिलिटेट तो कहीं भी नहीं किया जा रहा। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में लोग नहीं आते, इन्वेस्टर्स नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये फैसिलिटेट की बात तो गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर वो 5.5% एक
स्टूडेंट से वो यूनिवर्सिटी को देते हैं, यानी कि सरकार को, यूनिवर्सिटी सरकार की है ना, तो सरकार को वो 5.5% एक स्टूडेंट का देते हैं। ये भी अरबों रुपए बन चुका है अब तक, यानी कि यूनिवर्सिटी तो उनको कुछ नहीं दे रही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनको भी दे रहे हैं और अपने जो है वो बच्चों को यहाँ पर तालीम भी दे रहे हैं। लेकिन अब इसका ये पामी की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि इसी वजह से जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत यहाँ पर स्टूडेंट को उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो दाखिला लेने के लिए इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर लोग यहाँ से दीगर ममालिक में, चाइना में या दीगर जितने भी कंट्रीज है वहाँ पर चले जाते हैं, तो रेवेन्यू पाकिस्तान में रहने की बजाय उधर चला जाता है। तो अब ये समझ से बालात आ रहा है। पामी ने यही जो है वो गुजारिश की है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाकर कम से कम आप देख लें, अगर हमारा कोई कॉलेज डीमेरिट करता है, अगर कोई आउट ऑफ मेरिट काम करता है, तो आप उसको पकड़ें, क्योंकि पोर्टल के जरिए दाखिले होते हैं। अब तो जदीद दौर आ चुका है और एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो पकड़ा जा सकता है, तो ऐसा मसला ही कोई नहीं है। उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को गुजारिश किया कि आप पामी के वफद के साथ मिलें, आपको यक तरफा तस्वीर दिखाई गई, आप हमारी भी बात सुने। रातों रात जो है वो एक सबरी बना के आपको दी गई है, आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपको कायल करेंगे, या आप कायल हो जाए या हमें करने दें। तो ये उन्होंने कहा है। जब तक स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे तब तक किसी भी मसले का जो है ना वो नहीं निकल सकता। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद मियां, सदर पामी पंजाब चैप्टर। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। माय क्वेश्चन इज कि हमने ये तो सुना है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं चले उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट इदारे जो है वो अच्छे तरीके से बिल्डिंग करते हैं अपने उन इदारों की। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट इदारों को ही जब आप ये कह रहे हैं कि नेशनलाइज किया जाएगा, तो हमने देखा है हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। तो यही हालत अगर हम सरकारी मेडिकल सिचुएशन वाली इन अपने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की बना देंगे, इंस्टीट्यूट्स की बना देंगे, तब हमारी स्टैंडिंग कहां पर होगी, हम कहां स्टैंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। जो इंटर डिग्री कॉलेजेस हैं, आपको पता है एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा हंगामा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ इनकम कर लेते हैं, गुजारा करते हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस इनको ग्रैस्प करना चाहते हैं। और इसमें जो फैसिलिटी बहुत बड़ी अवेलेबल है कि किसी भी बड़े अफसर के बच्चे को धक्का दे दें, इसमें आउट ऑफ मेरिट दाखिल कर दें, किसी ने पूछना नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुद जब एडमिशन करते हैं तो वो अकाउंटेबल होते हैं। एक गलत एडमिशन पे 15 लाख रुपए जुर्माना रखा हुआ है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने। ये इख्तियार ना पंजाब गवर्नमेंट के पास है, ना यूनिवर्सिटी के पास है। सेंट्रल इंडक्शन का लफ्ज किसी लुगत में नहीं है, डिफाइंड नहीं है लॉ में, कि पंजाब गवर्नमेंट के लॉ में, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में, पंजाब जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, बगैर डेफिनेशन के ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बगैर अख्तियारात के। और असेंबली नहीं है जो कि नया आइन बना सके और ये कहे कि प्राइवेट कॉलेज पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी के पास पूल नहीं है। टोटल 8,700 बच्चों ने अप्लाई किया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए, जबकि 5,000 सीटें हैं। 5,000 सीटों के लिए 50,000 का पूल चाहिए। 50,000 बच्चे होंगे तो ये दाखिले पूरे होंगे। इसलिए हमने बड़े दुख के साथ ये फैसला किया है कि हम UHS के किसी बच्चे को नहीं लेंगे। हम अपने एडमिशन शुरू कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं और हम खुद अपना पूल पूरा करेंगे। UHS हमारा पूल नहीं पूरा कर सकती। अगर UHS के जबरदस्ती एडमिशन के बाद भी हमारी आधी सीटें खाली रहनी है और डेंटल कॉलेजेस 100% खाली रहेंगे, तो क्यों ना हम अपने एडमिशन खुद करें, क्योंकि हमें इख्तियार दिया है। तो अब्दुल रशीद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह के पामी के जो मरकजी सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, वो तो ये कह रहे हैं कि $1 बिलियन तक की बचत हम कर सकते हैं, हम ये बचा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा से दूसरे ममालिक की तरफ देखती है कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने इतनी मेहनत की है, इन तमाम इदारों को खड़ा किया है, यहाँ से पढ़कर जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाकर सर्व कर रहे हैं, तो अपने ही लोगों पर जमीन क्यों तंग कर रहे हैं? $70 मिलियन चला जाता है उस मद में बाहर, जब तलबा बाहर के मुल्कों में जाकर पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी इकोनॉमी को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रहा। ड्रेन की सूरत हाल से दो चार हैं। $70 मिलियन कम है जी। अगर पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजों को सही मानों में फंक्शन करने दिया जाए, ये लोएस्ट रेट पे लोएस्ट पैसों के साथ खिदमत कर रहे हैं और डॉक्टर बना रहे हैं। दुनिया में सबसे कम रेट पाकिस्तान में है। इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी ममालिक हैं, सब में फीसें ज़्यादा हैं। हम सबसे कम फीस में ग्रेजुएट बना रहे हैं। इसीलिए यूरोपीय ममालिक से भी और मिडिल ईस्ट से भी लोग यहाँ डॉक्टर बनने आते हैं, क्योंकि वहाँ की फीसें वो नहीं दे सकते। और अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए
तो हम लिख कर देंगे कि 3-4 अरब डॉलर सालाना हम पाकिस्तान में लाएंगे इन बच्चों की तालीम के लिए, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डेफिसिट है ये सारे का सारा पूरा हो जाएगा। डॉलरों की इतनी इसमें हो सकती है बढ़ोतरी के सिर्फ मेडिकल कॉलेजों के जरिए, ये प्रोफेशनल इदारे हैं और हमारे स्टैंडर्ड कायम है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। और आज तक कोई पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर गया यहाँ से क्वालिफाई करके वो रिफ्यूज नहीं हुआ, उन्होंने धक्का नहीं दिया जाओ। सारे के सारे दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं प्राइवेट कॉलेजों के इस वक्त दुनिया में टॉप इदारों के अंदर हैं, और WHO ने इनको माना, WFME ने माना और USMLE ने माना। जितने इदारे हैं उनमें ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि ये फीसें ज्यादा लेते हैं, आउट ऑफ मेरिट एडमिशन करते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा था कि पंजाब गवर्नमेंट किस कानून के तहत किसी प्राइवेट सेक्टर के मालिक को पकड़ेगी कि आपने गलत एडमिशन किया है। वो सिर्फ आवारागर्दी में पकड़ सकते हैं, भैंस चोरी में पकड़ सकते हैं, किसी लड़की को छेड़ दिया उसमें पकड़ सकते हैं। उनके पास ये लॉ ही नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में एक बंदा गलत एडमिशन करता है तो उसको क्या सजा देनी है। वो सिर्फ PMDC के पास है, वो ऑलरेडी है, और इनके कहने पे अमल नहीं होगा। वो ऑलरेडी PMDC बड़ी कॉन्शियस है, अगर एक भी गलत एडमिशन होगा तो वो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और 15 लाख पर एडमिशन जुर्माना है। इसलिए कोई मेडिकल ठीक है रशीद साहब, लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा मियां नवीद से। नवीद, हम देखते हैं कि जो तमाम इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात कर लेते हैं, PIA की बात कर लें, पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें, तो ये कहा जा रहा है कि इन तमाम इदारों को हुकूमत नहीं चला पा रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। जो ऑलरेडी इदारे प्राइवेट काम कर रहे हैं अब उनको नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद नहीं समझ आ रही करना क्या है। बिल्कुल जी, 100% आपने दुरुस्त कहा। बल्कि जितने भी अभी सेक्टर के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर अरबों रुपए 10 अरब लगाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर निगरान वज़ीर ने कहा कि मैं इतना रुपया लगा रहा हूँ लेकिन ये फिर भी नहीं चल रहे। तो जो चल रहे हैं उनको जो है वो आप बंद कर रहे हैं, और जो सरकार के सेक्टर में नहीं चल रहे तो उनको जो है वो आप खुद मान रहे हैं। तो ये बिल्कुल 100% आपकी बात दुरुस्त है, और ऐसी नाकाम पॉलिसी को लागू करने का मकसद बिल्कुल नहीं आ रहा, और एक तरफा फैसला है। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब इस मामले पर बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने इस मामले को टेकअप किया, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक सवालिया निशान लग जाता है कि मोहसिन नकवी साहब इस मामले को किस तरीके से इनिशिएट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इस मामले की कानूनी चाराजोई की जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड हो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हो न्यू पाकिस्तान। ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो बड़ा ही एक हसास सा, बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि एक ऐसा टॉपिक है कि मैं ये कहूँगी कि हम यहाँ पर कार खैर में हिस्सा भी बढ़कर एक साथ ले सकते हैं, और जहाँ पर ये काम किए जा रहे हैं ऐसे लोगों को सराह भी सकते हैं, अपनी एक सुबह को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, लेकिन आपको कम ही ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि यतीमी के दौर में आने वाली तकालीफ को अपने जहन में नक्श कर चुके हों, और ये अहद कर लें कि दूसरों के लिए ये तकलीफें आसानियों में बदल कर रहेंगे, और यही वो अपने जिंदगी का मिशन भी बना लेते हैं। बिल्कुल, आपकी मुलाकात हम करवाएंगे आज डॉक्टर खुर्रम रशीद से। उनका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। जिस तरह से डॉक्टर खुर्रम ने 1993 से समाजी खिदमत का जो शोबा है उससे वो वाबस्ता हैं, यतीम बच्चों को तालीमी मदद फराहम कर रहे हैं, यतीम बच्चियों की शादियाँ करवा रहे हैं, बीमार मरीजों को तिब्बी मदद भी फराहम कर रहे हैं। और 2019 में बाकायदा उन्होंने उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक ऐसे इदारे का कयाम वजूद में वो लाए जो कि बेसहारों का सहारा बने, यतीमों का वो मस्कन बने, और जो धुतकारे हुए अफराद थे जिन्हें घरों से निकाल दिया जाता था वो उनका घर बन गया। और देखते देखते इस इदारे की जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान के 12 शहरों में भी पहुंचने लगी हैं। डॉक्टर खुर्रम ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में, उनसे सवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। समाजी खिदमत करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जैसा हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, मुआशरे के वो लोग जिन्हें लोग धुतकार देते हैं उनको गले से लगाना, उनको सीने से लगाना, बड़ी कम मिसालें मिलती हैं ऐसी। जी, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीकात से ही मुमकिन है, अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। जब अल्लाह फिर तौफीक देते हैं तो ये सिलसिला, मैं तो कहता हूँ, ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में फैल सकता है। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि यहाँ पर लोगों के लिए आज कल घर का बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सैकड़ों की तादाद में आपने लोगों को सेहतमंद जिंदगी दी, और नौज़ायदा बच्चे जिन्हें लोग छोड़कर चले जाते हैं, जिन्हें ओन नहीं करते, डिसओन कर देते हैं, ऐसे छोटे से न्यूबॉर्न बेबीज को आपने अपनी गोद फ्राहम की है।
जी देखें, अपना किसी ने तो सहारा देना है। अगर मैं कचरादान में से अगर बच्चे उठाऊंगा, और मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये सबसे, अगर रोज़ाना मैं तदफीन करता हूँ तो मेरे लिए जो दिल फट जाता है और मैं आंसू बहते हैं और परेशान हो जाता हूँ। इस सूरत में होता हूँ कि बच्चे जब मैं कूड़े में से उठाता हूँ, मैं तो आप जिंदा यार दें और किसी को भी आप दे सकते हैं। हमारे माशरे में इतनी भी हैर है कि अभी लोग हैर बांट सकते हैं और अपने सीनों से लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 2019 से जब ये सफ़र बाकायदा शुरू हुआ उम्मत फाउंडेशन के नाम से, वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, तब से ये सफ़र किस तरह का जा रहा है? पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर मदद की जाती है लोगों की, जो फंड्स हैं उनको किस तरह से फिर कवर करते हैं? जी, ये एक निस्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि इसका जो मिशन है वो है अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह की महलूक के लिए कोशा। तो मैं समझता हूँ बस उसी निस्बत से ये सफ़र चल रहा है, और किधर किधर से अल्लाह मदद फरमा रहे हैं इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, और ना ही मैंने कभी इस तरह अंदाजे लगाए हैं। लेकिन हमारा जो सियालकोट है, सियालकोट के बारे में जिस तरह आप जानते हैं कि ये जो ठान लेते हैं वो फिर कर पाते हैं। बिल्कुल। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह का रिस्पांस आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है सोसाइटी का, सियालकोट का। और मैं फिर ये समझता हूँ कि ये इस तरह के जो अनासर हैं वो इस माशरे में, इस सोसाइटी में ऑक्सीजन के सिलेंडर का रोल अदा करते हैं, एक वेंटिलेटर का रोल अदा करते हैं कि जो लोग जिंदगियों को हार चुके हैं और उन्हें वो एक ज़िंदगी देते हैं, और उनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है, ख़ास तौर पर मेरे पास जो मेरी माएँ बहनें बच्चे बूढ़े, वो जब मैं महसूस करता हूँ जब मुस्कुराते हैं या मैं उन्हें अपने सीने से लगाता हूँ, और वो जब अपने सीने से लगाते हैं या प्यार करते हैं, तो वो तो मैं अपने अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता कि वो क्या फीलिंग्स होती हैं। डॉक्टर साहब, उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान के किन किन शहरों में काम कर रही है, और ये बताइएगा कि क्या क्या ऐसे काम हैं जो कि आप लोगों ने इनिशिएट किए हैं अब तक? जी, जो शेल्टर होम है वो सियालकोट में है, जिसमें मोर देन 200 पर्सन जो है न्यू बॉर्न बेबी से लेके 100 साल बुजुर्ग तक जो है। उसके बाद पानी के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। थरपारकर में हमारे कोई माशाल्लाह 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फंक्शनल हैं। एक सैयदा फातिमा ज़ोहरा के नाम से सिलाई सेंटर है, एक उम्मत तलीमी सेंटर के नाम से मैदानी के तलीमी मैदान में भी हम आ चुके हैं, और ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। ये एक तरगीब दी थी कि हॉस्पिटल्स में ये खाना तकसीम किया जाए ताकि उधर जो पेशेंट्स के लाहिकीन हैं, ठीक है, वो पेशेंट के अराउंड जो है ना इस कदर परेशान होते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आती कि उन्होंने मेडिसिन कैसे लेनी है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाना है, उन्होंने एक्सरे, और वो भूखे रहते हैं। और अक्सर ये कोट किया हमने जो है ना, और अक्सर ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आया है कि वो एक सारा दिन वो जो अटेंडेंट है ना वो बेचारे इधर उधर भाग रहा और भूखा है। बिल्कुल, हमारी प्रेफरेंस होती है कि वो कम से कम खाना खा सके। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं सियालकोट में, अगर हम बेस कैंप की बात करें तो वो सियालकोट में आगाज वहाँ से हुआ है, तो मुख्तलिफ शहरों में जाना, वहाँ पर ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ का फुकदान भी है, वहाँ पर ऑपरेशनल जो आपका है तमाम प्रोसीजर, उसमें कितनी मुश्किलात आ रही हैं? ये भी आप एक हैरानकुन बात है कि मुझे थरपारकर का तो अंदाज़ा ही नहीं था कि थरपारकर है किधर है। तो फेसबुक पे एक साहब ने रब्ता किया कि जी इस तरह यहाँ पे ये इशूज़ हैं। मैं जी हम क्या करें, इशूज़ हैं तो हम तो सियालकोट में, मुझे ये भी नहीं पता थरपारकर किधर है। लेकिन वो फिर जब अल्लाह ताला मंजिलें आसान करते हैं और रास्ते आसान होते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो उनकी अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, उनकी अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं और हम असबाब बन जाते हैं, हम जो है वो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं और अल्लाह के फजल से जो है। अच्छा सर, इस वक्त आपने क्या माशरती बुराइयां देखी हैं जिसके बाद आप हमें ये कह सकें कि ज़रिया यहाँ पर ये वाले मसाइल बहुत हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर तवातुर से हो रहे हैं और हम ये परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया इतनी बेहस हो गई है। मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, तलीम व तरबियत का फुकदान है, तरबियत बिल्कुल हो नहीं पा रही। तलीम के पीछे हम डिग्रियों के पीछे पैसे भी खर्च रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी डिग्री खरीद के, और बच्चों को पहले दिन हमने गाइड किया होता है कि बेटा इतने पैसे लगे हैं, इतने पैसे कमाने भी हैं, डिग्री अच्छी लेनी है, डिग्री अच्छी फोकस नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है, जो पुराने वक्तों में था लेकिन अब नहीं है। और उसका हमें खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हम अपने वो बूढ़े वालिदैन जिनकी जिम्मेदारी संभालनी हमें चाहिए, वो आप जैसे लोगों के रहमो करम पर अपनी जिंदगी रिश्ते कमजोर हो गया है ना, बहन भाई का एक रिश्ता नहीं है, दोस्त अहबाब का रिश्ता नहीं है, माँ बाप का रिश्ता नहीं है, रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, असातिज़ा की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं है, पेरेंट्स की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं है। हर आने वाले दिन में जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज नेगेटिव साइड पर हम अपने माशरे का बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम रशीद, चेयरमैन उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।